नमस्कार। चलिए सीधा आज के टॉपिक पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। देखिए, इसे सिर्फ एक साधारण सा परिचय या किताब के पहले पन्ने की तरह देखना बिल्कुल गलत होगा। अगर सच कहूं तो ये पूरे संविधान का असल डीएनए है। इसे एक सिंगल पन्ने में पूरे देश के भविष्य, हमारे अधिकारों और राष्ट्र के असली स्वरूप का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। तो आइए आज इसी डीएनए को डीकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 5 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। प्रस्तावना का बेसिक परिचय, भारतीय राज्य का स्वरूप, संविधान के मुख्य उद्देश्य, बहुत ही जरूरी 42वां संविधान संशोधन और आखिर में प्रस्तावना से जुड़े कुछ ऐतिहासिक अदालती फैसले। आगे बढ़ने से पहले जरा देखिए कि महान विचारकों ने इसे कैसे देखा। प्रख्यात न्यायविद नानी पालखीवाला ने तो इसे सीधे सीधे संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कह डाला था। और के.एम. मुंशी जी, उन्होंने इसे हमारे संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली ही बता दिया। मतलब ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये उपमाएं बताती हैं कि इस अकेले दस्तावेज का ऐतिहासिक और कानूनी वजन असल में है कितना। तो चलिए अपने पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं, प्रस्तावना का परिचय और इसका दार्शनिक आधार। 26 नवंबर 1949 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था। इसकी जो असली पावर है ना, वो इसकी पहली ही लाइन से आती है, हम भारत के लोग। और दिलचस्प बात यह है कि यह विचार अचानक से नहीं आया था। इसकी भाषा अमेरिकी संविधान से काफी प्रेरित है और इसकी मूल आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के 1946 वाले उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से निकलकर आती है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, एग्जाम के नजरिए से भी। प्रस्तावना की प्रकृति गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिसेबल है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये एक गाइड या भूमिका की तरह काम तो करती है, लेकिन इसे लागू करवाने के लिए सीधे कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। ये राज्य को रास्ता दिखाती है, पर ये कोई ऐसी दंड संहिता नहीं है जिसे अदालत में फोर्स किया जा सके। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है? इसके 5 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? आइए एक एक करके देखते हैं। पहला स्तंभ है संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका एकदम सीधा सा मतलब है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमारे देश के ऊपर किसी भी विदेशी पावर का कोई कंट्रोल या दबाव नहीं है। हम अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए 100% आज़ाद हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। इसका मेन टारगेट है समाज में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना। मतलब देश की जो वेल्थ है, जो संसाधन है, उनका बंटवारा इस तरह से हो कि विकास का फायदा समाज के हर एक इंसान तक पहुंचे, कोई भी पीछे न छूटे। तीसरा पिलर है पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर। ये बहुत ही क्लियर है। भारतीय राज्य का अपना खुद का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। राज्य की नज़रों में सभी धर्म बिल्कुल बराबर हैं और सबको एक समान सम्मान और मान्यता दी जाती है। चौथा और शायद सबसे पावरफुल स्तंभ है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। ये साफ कर देता है कि देश की असली पावर किसी एक इंसान या चंद लोगों के हाथ में नहीं है। ये पावर सीधे जनता के पास है। जनता वोट करती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है और उन्हीं के जरिए शासन चलता है। और 5वां स्तंभ है गणराज्य यानी रिपब्लिक। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ हम एक गणराज्य भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि राज्य का जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, वो बाकायदा एक फिक्स टाइम के लिए चुने जाते हैं। हमारे यहाँ किसी राजा रानी का वंशानुगत शासन नहीं चलता। देश का सर्वोच्च पद हर एक नागरिक के लिए खुला है। तो राज्य का नेचर तो हमने समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि ये राज्य अपने नागरिकों के लिए हासिल क्या करना चाहता है। यही है हमारा तीसरा खंड, संविधान के मुख्य उद्देश्य। प्रस्तावना मुख्य रूप से 4 गोल सेट करती हैं और ध्यान दीजिएगा, इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है न्याय, जो सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भी है। दूसरा कदम है स्वतंत्रता, सोचने की, खुद को एक्सप्रेस करने की और अपने विश्वास या धर्म को मानने की। तीसरा है समानता, स्टेटस और अवसरों की। और चौथा है बंधुता यानी भाईचारा, जिसमें इंसान की डिग्निटी तो है ही, साथ ही पूरे देश की एकता और अखंडता को भी सिक्योर किया गया है। अब हम पहुंच गए हैं संविधान के डीएनए के सबसे बड़े म्यूटेशन पर। खंड 4, 42वां संविधान संशोधन 1976।
42। ये नंबर बहुत बहुत खास है। अगर कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या बस भारतीय इतिहास को गहराई से समझना चाहता है तो इस नंबर को हमेशा याद रखना चाहिए। 1976 का ये अमेंडमेंट इतना बड़ा था कि इसने प्रस्तावना के अंदर कुछ बेहद अहम और परमानेंट बदलाव कर दिए। हुआ ये था कि 1976 के इस संशोधन के जरिए 3 बिल्कुल नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो अखंडता या इंटेग्रिटी शब्द है ना, इसे खास तौर पर राष्ट्रीय एकता की भावना को और ज्यादा सॉलिड करने के लिए जोड़ा गया था। और अब हमारा आखिरी खंड, प्रस्तावना पर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, इसे लेकर अदालत का सफर वाकई बहुत दिलचस्प रहा है। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ना टाइम के साथ काफी इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले 1960 में आया बेरूबारी यूनियन केस, जहां कोर्ट ने एकदम साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1973 में आता है ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना बिल्कुल संविधान का हिस्सा है और हाँ, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा नहीं टूटना चाहिए। और फिर फाइनली 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस में अदालत ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, कैसे महज एक पन्ने की भूमिका पूरे देश की इतनी विशाल कानूनी व्यवस्था के मूल ढांचे को एक साथ बांध कर रख सकती है। आखिर इस एक पन्ने में ऐसा क्या है जो दशकों बीत जाने के बाद भी ये हमारे लोकतंत्र को दिशा दे रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।